हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अधिकारीगण में। आज मौर्य साम्राज्य का अगला भाग है। इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे जो आपके आगामी परीक्षा में बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। प्रश्न संख्या 1 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 कहता है कि कंटक शोधन क्या था। शब्द कंटक शोधन से आपका क्या तात्पर्य है। ऑप्शन है, एक फौजदारी अदालत, एक प्रकार की दीवानी अदालत, एक प्रकार का अस्पताल या फिर एक प्रकार की पंचायत। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक प्रकार का फौजदारी अदालत। अगला प्रश्न कहता है कि मौर्य काल में संचारक क्या कार्य किया करता था। संचार, जो कि व्यक्ति संचार था, वो क्या कार्य किया करता था। यह एक भ्रमणशील गुप्तचर था, यह एक स्थानीय गुप्तचर था, यह एक दंडाधिकारी था या फिर यह एक मुख्य खजांची था। चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए भ्रमणशील गुप्तचर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मदेह से आपका क्या आशय है। यह ब्राह्मणों को दी जाने वाली करमुक्त भूमि थी, यह बिना ब्याज का ऋण था, यह बिना कर के उपज का भाग था, यह स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था। ब्रह्मदेह क्या था। चारों ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ब्राह्मणों को दी जाने वाली करमुक्त भूमि थी। सही कथन का चयन कीजिए। यह पीसीएस लेवल का प्रश्न है। मौर्य काल में पर्दा प्रथा का सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। प्रश्न क्या है, विकल्प क्वेश्चन नंबर 2 है, अर्थशास्त्र में सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। 2 कथन है। कथन उसके विकल्प हैं कि कथन संख्या 1 सही है, कथन संख्या 2 सही है, या दोनों कथन सही हैं, या फिर विकल्प नंबर डी कहता है कि दोनों ही कथन गलत हैं। बहुत ही सावधानी से उत्तर दीजिएगा। जिसको डीप नॉलेज होगी वही उत्तर दे पाएगा। इसका ऑप्शन सी सही है, दोनों ही कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, ये यूपीपीसीएस का ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है कि मौर्य काल में दास प्रथा का प्रचलन था। कथन संख्या 2 कहता है कि उत्पादन संबंधी कार्यों में प्रथम बार दासों का प्रयोग पहली बार इसी काल में हुआ था, यानी दासों का प्रयोग प्रथम बार मौर्य काल से ही शुरुआत किया गया था। यह विकल्प है कि प्रथम कथन ही सही है, दूसरा कथन ही सही है, या दोनों कथन सही हैं, या फिर दोनों ही कथन गलत हैं। इसका विकल्प ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रथम कथन ही सही है, क्योंकि उत्पादन संबंधी कार्यों में दासों का प्रथम बार प्रयोग बौद्ध काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, पल्लवक कौन था। यह तमाशा दिखाने वाला व्यक्ति था, यह रस्सी पर चढ़कर करतब दिखाने वाला व्यक्ति था, यह मेले में मिट्टी का खिलौना बेचने वाला व्यक्ति था, यह राजा का निजी सहायक था। 4 ऑप्शन हैं। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह रस्सी पे चढ़कर करतब दिखाने वाला व्यक्ति था। हेमन को किस लिए जाना जाता था। हेमन ऑप्शन है, यह रबी की एक फसल थी, यह ग्रीष्म की एक फसल थी, यह जायद की एक फसल थी, यह मिट्टी का एक प्रकार था। आपका उत्तर सही हो जाएगा, यह रबी की एक फसल थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि एक प्रकार का आपातकालीन कर था। वह कौन सा कर था जो आपातकाल में लिया जाता था। वह ब्रज कर था, वह सेतु कर था, वह प्रणय कर था, या वह फिर राष्ट्र कर था। कौन सा कर था जो आपातकाल में लिया जाता था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वह एक प्रणय कर था। अगला प्रश्न इसी प्रकार का है कि मौर्य काल में किस कर को अनाज के रूप में लिया जाता था, यानी नगदी के रूप में न लेकर अनाज के रूप में किस कर को लिया जाता था। हिरण्य कर, मीय कर, सेतु कर, या फिर प्रणय कर। इसका उत्तर बी सही हो जाएगा, मीय कर। अगला प्रश्न है, हाथी के अंकन वाला स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त होता है। वह कौन सा स्तंभ लेख है जिसमें हाथी का अंकन मिलता है। वह धौली का स्तंभ लेख है, वह रामपुरवा का स्तंभ लेख है, वह बासाड़ का स्तंभ लेख है, या फिर वह सारनाथ का स्तंभ लेख है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। हाथी का स्तंभ अंकन वाला स्तंभ लेख धौली से प्राप्त हुआ है। अगला बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि रामपुरवा के स्तंभ लेख से किस पशु की आकृति मिलती है। रामपुरवा के स्तंभ लेख से किस पशु की आकृति मिलती है। शेर की, हाथी की, सांड की, या फिर मोर की।
बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मैंने इसको बहुत ही मेहनत से बनाया है। यह है ऑप्शन नंबर सी, साणकी। अगला प्रश्न है कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का उपयोग किया है? अर्धमगधी, सौरसेनी, मगधी या फिर आंगिका? कौन सा प्रश्न सही हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अर्धमगधी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? वह शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, या वह शासक अशोक था, या फिर शासक समुद्रगुप्त था, या फिर वह शासक बिंदुसार था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए में छुपा है, वह शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला प्रश्न है कि विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस, यह प्राचीन भारत का नाटक है, वो उसकी विषय वस्तु क्या थी? यानी वह किस विषय को किस विषय को मद्देनजर रखते हुए उस पुस्तक की रचना की गई थी? इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कहता है कि वह प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में बताता है। वह आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला के प्रेम कथा के बारे में बताता है। वह दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में बताता है, या वह फिर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्लभ संधियों के बारे में बताता है। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दरबार की दुर्लभ संधियों के बारे में बताता है। मालवा, गुजरात व फिर महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीत लिए थे? मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीत लिए थे? हर्ष ने, स्कंदगुप्त ने, विक्रमादित्य ने, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने? इसका ऑप्शन उत्तर डी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 4 श्रेणियों में, 5 श्रेणियों में, 6 श्रेणियों में, या फिर 7 श्रेणियों में? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कुल कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? कुल श्रेणियां थी 7, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कहता है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज़ से बना था? वह ईंटों से बना था, वह पत्थर का बना था, वह लकड़ी से बना था, वह फिर मिट्टी का बना था? चंद्रगुप्त का महल किस चीज़ से बना था? इसका उत्तर विकल्प सी में छुपा है, वह लकड़ी से बना था। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? कौन सा अभिलेख इस बात पर प्रकाश डालता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक भी फैला हुआ था? आपके ऑप्शन है कि वह कलिंग का अभिलेख यह बताता है, अशोक के गिरनार का अभिलेख यह बताता है, रुद्रदामन के जूनागढ़ का अभिलेख यह बताता है, या फिर अशोक का सोपरा का अभिलेख यह बताता है? कौन सा अभिलेख इस बात की पुष्टि करता है? तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें इस बात की स्पष्ट जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न कहता है कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है, यानी कितने पार्ट्स में वो विभाजित है? ये 11 पार्ट्स में, 12 पार्ट्स में, 14 या फिर 15 पार्ट्स में? ये कितने अधिकरणों में विभाजित है अर्थशास्त्र? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 15 अधिकरणों में। अगला प्रश्न है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? अशोक के किस शिलालेख में मिलता है क्षत्रियों का वर्णन और कलिंग युद्ध की जानकारी? शिलालेख संख्या 1, शिलालेख संख्या 12, शिलालेख संख्या 2, शिलालेख संख्या 13? उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शिलालेख संख्या 13। अगला प्रश्न है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? पहला विकल्प है प्राकृत व ब्राह्मी, पाली व ब्राह्मी, संस्कृत व ब्राह्मी, या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्राकृत व ब्राह्मी। अगला प्रश्न कहता है किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल यानी निम्न कुल का शब्द
निम्न कुल के व्यक्ति जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मण साहित्य में, मुद्रा राक्षस में, जैन साहित्य में या फिर बौद्ध ग्रंथों में? किस ग्रंथ में यह चर्चा आती है? वह है ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा राक्षस में। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के पत्थर स्तंभों के बारे में गलत है? यानी कौन सा वक्तव्य उस पत्थर स्तंभों के सही पुष्टि नहीं करता है? आपके विकल्प हैं। विकल्प 1 कहता है कि इन पर बढ़िया पॉलिश है। विकल्प संख्या 2 कहता है ये अखंड है। विकल्प संख्या 3 कहता है स्तंभों का शेप्ट सुंडाकार है। या विकल्प संख्या 4 कहता है ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? उत्तर नंबर डी, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। यह गलत है। अगला प्रश्न कहता है कि किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? वह मौर्य सम्राट अशोक से बहुत ही प्रभावित था। वो था महाबली, वीर सिंह, तिस या फिर राणा सिंह? ऑप्शन नंबर सी, तिस। अगला प्रश्न है किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? फिजिकल ईयर्स आरंभ होता है फागुन से, जेठ से, आषाढ़ से या फिर पौष माघ से? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आषाढ़ जुलाई से। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्न में से किस देश में यह पाया गया है? यानी भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर किस देश में अशोक का अभिलेख प्राप्त होता है? ऑप्शन है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है वर्मा या फिर ऑप्शन डी है नेपाल? कहाँ से प्राप्त होता है? यह हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से आप यह मिलता है। ऑप्शन संख्या ए सही है। अगला प्रश्न कहता है कि अत्यंत पालिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालू कास्प के एकल टुकड़ों में तच्छित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया था? यानी अशोक के वो बेहतरीन स्तंभ लेख जो आज भी अपनी गाथा गा रहे हैं वो कहाँ से प्राप्त किए गए थे? मिर्ज़ापुर के समीप चुनार से, वाराणसी के समीप सारनाथ से, लौरिया नंदनगढ़ से या फिर ऑप्शन डी कहता है भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी की पहाड़ियों से? यानी उन पत्थरों को कहाँ से निकाला गया था? इसका विकल्प ऑप्शन नंबर ए में छुपा है, मिर्ज़ापुर के समीप चुनार की खदान से। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? वह कौन सा मौर्य सम्राट था जिसने इन 3 चीज़ों की फरमाइश सीरिया के शासक एंटियोकस से किया था? जिसे 2 ही मिल पाए थे और तीसरा नहीं मिल पाया था। वह था शासक चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक या फिर शासक कौन था? कुणाल। आपका उत्तर सही हो जाएगा विकल्प संख्या बी, बिंदुसार ने। अगला प्रश्न है बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? जब पिता बिंदुसार की मृत्यु हुई तो अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? उज्जैन का, तक्षशिला का, सुवर्णगिरी का या फिर तोसिल का? कहाँ का गवर्नर था? उज्जैन का। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूँ। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? यह बेहतरीन क्वेश्चन है और यह MCQ का आखिरी क्वेश्चन भी है। इसका विकल्प आपके समझ रखता हूँ। यह शिलालेख संख्या 2 में अंकित है, यह शिलालेख संख्या 4 में अंकित है, यह शिलालेख संख्या 5 में अंकित है या फिर यह शिलालेख संख्या 6 में अंकित है? यह बेहतरीन वक्तव्य किस शिलालेख में अंकित है? यह शिलालेख संख्या 6 में अंकित है, ऑप्शन डी। धन्यवाद दोस्तों। अब इसका अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
क्योंकि पढ़ने से अधिक स्वयं को परखना बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।